नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जहां उथल-पुथल भी थी, नई सोच भी उभर रही थी। हम बात करें 20वीं सदी के बिल्कुल शुरुआती सालों की, खासकर 1905 से 1907 के बीच का वो दौर, जब भारतीय राष्ट्रवाद कह सकते हैं अपनी एक शक्ल ले रहा था, निर्णायक शक्ल। और हमारी ये जो बातचीत है इसका आधार है भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत नाम के स्रोत से लिए गए कुछ जरूरी हिस्से। तो आज हम देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, ये जो बड़े नाम हैं, इनका क्या योगदान था, और साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो अधिवेशन जहां बड़े फैसले हुए, जबरदस्त बहसें हुई और कभी-कभी तो रास्ते भी अलग हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। ये वो दौर था जब नींव रखी जा रही थी। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इस शुरुआती दौर की जो जटिलताएं हैं उन्हें समझें। मतलब कौन सी ताकतें थीं जो आंदोलन चला रही थीं, नेताओं के सामने क्या चुनौतियां थीं, कैसे अलग अलग विचार टकरा रहे थे। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि आज़ादी की लड़ाई की वो शुरुआती बुनियाद कैसे पड़ी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो साल 1905 से शुरू करें। स्रोत इसे एक बहुत ही निर्णायक साल बता रहा है। गोखले जी ने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की और उसी साल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी बनाई। एक ही साल में ये दो बड़ी चीजें। हाँ, 1905। देखिए, वो साल वाकई बहुत घटना वाला था। सबसे बड़ी बात तो थी लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन का फैसला। हाँ, वो तो था ही। जिसने पूरे देश में, खासकर बंगाल में, जबरदस्त गुस्सा और विरोध पैदा किया था। तो ऐसे माहौल में गोखले का बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष बनना ये अपने आप में अहम था। वो नरम दल के बड़े नेता थे और उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने विभाजन की कड़ी निंदा भी की। अच्छा, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा दूर तक असर डालने वाला कदम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये नाम सुनने में बड़ा अलग सा लगता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मेरा मतलब है, कांग्रेस तो थी ना। बिल्कुल थी, लेकिन कांग्रेस का क्या था? वो साल में एक बार मिलते थे, प्रस्ताव पास करते थे। हाँ, ठीक है। लेकिन जमीन पर लगातार काम करने वाले, जो पूरी तरह देश सेवा के लिए समर्पित हों और प्रशिक्षित भी हों, ऐसे लोगों की कमी महसूस हो रही थी। अच्छा, मतलब एक तरह के फुल टाइम कार्यकर्ता। हाँ, कह सकते हैं। गोखले ने ये जरूरत पहचानी। सोसाइटी का मकसद ही यही था, ऐसे राष्ट्रीय मिशनरी तैयार करना जो संवैधानिक दायरे में रहकर देश की सेवा करें, पूरी तरह समर्पित। उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। आर्थिक मुद्दे, सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक प्रक्रियाएं, सब कुछ सिखाया जाता था। ये एक तरह से कह लीजिए राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यकर्ताओं की एक फौज तैयार करने जैसा था। समझ गया। मतलब सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि लगातार चलने वाला संगठित काम। और स्रोत ये भी कहता है कि इसी बनारस अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी पर भी कुछ गंभीर बात हुई। हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन उठा, उसमें स्वदेशी और बहिष्कार, ये दो बड़े हथियार बनकर सामने आए। राइट। तो बनारस अधिवेशन में, जैसा स्रोत बताता है, स्वदेशी के विचार पर काफी चर्चा हुई। हालांकि इसे औपचारिक रूप से, एक प्रस्ताव के तौर पर, अगले साल 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया। अच्छा, अगले साल। हाँ, लेकिन इसकी जमीन कह सकते हैं 1905 में ही बनने लगी थी। ये दिखाता है कि कांग्रेस के मंच पर भी अब ब्रिटिश नीतियों के विरोध के तरीके बदल रहे थे। उस पर विचार शुरू हो गया था। तो 1905 ने एक तरह से आगे के आंदोलनों के बीज बो दिए। अच्छा, अब आते हैं उस शख्सियत पर जिनका नाम बार बार आता है, दादाभाई नौरोजी। जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हाँ, बिल्कुल, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। स्रोत बताता है कि उनकी उपलब्धियां बहुत हैं। पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद सदस्य बने, पहले भारतीय प्रोफेसर एल्फिंगस्टन कॉलेज में, 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष, और 1851 में गुजराती पत्रिका रस्त गुफ्तार भी शुरू की। क्या बात थी उनमें, इतना सम्मान, इतना प्रभाव, ये वाकई दिलचस्प है। दादाभाई नौरोजी का कद वो वाकई बहुत ऊंचा था। वो सिर्फ नेता नहीं थे, वो एक बुद्धिजीवी थे, एक अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, सब कुछ थे। उनकी जो सबसे बड़ी देन मानी जाती है वो है ड्रेन थ्योरी, आर्थिक निकास का सिद्धांत। हाँ, पढ़ा है इसके बारे में। उन्होंने आंकड़ों से ये साबित किया कि कैसे अंग्रेजी शासन भारत का पैसा लूटकर ब्रिटेन ले जा रहा है। इस एक थ्योरी ने ब्रिटिश राज की जो वो नैतिक बुनियाद थी,
उसी पर सवाल खड़ा कर दिया और भारतीयों में एक राष्ट्रवादी चेतना जगाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और उनका ब्रिटिश संसद में चुना जाना, क्या वो सिर्फ एक सिंबॉलिक जीत थी या उसका कोई असली असर भी हुआ? एक बहुत बड़ी बात थी। हाँ, वो तो है। ये सबूत था कि एक भारतीय भी ब्रिटिश राजनीति के बिल्कुल केंद्र में अपनी जगह बना सकता है। अच्छा। उन्होंने संसद में भारत की आवाज उठाई, भारत की हितों की बात रखी। अच्छा। भले उनकी कोशिशों का तुरंत कोई बड़ा नतीजा न निकला हो, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवादियों का हौसला बहुत बढ़ाया और उनका 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बनना 1886, 1893 और फिर 1906 में ये दिखाता है कि वो कितने सर्वमान्य नेता थे। 3 बार? जी, उनका सम्मान ऐसा था कि जैसा स्रोत में सीवाई चिंतामणि का जिक्र है, उन्होंने कहा था उनके जमाने में दादा भाई नौरोजी जैसा कोई नहीं था। वाह। और गोखले का वो कथन तो खैर बहुत मशहूर है, अगर कहीं भगवान है तो वो दादा भाई नौरोजी ही हैं। अब ये थोड़ी अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन ये उस समय लोगों के मन में उनके लिए जो गहरा आदर और विश्वास था उसे दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और स्रोत ये भी बताता है कि 1906 में जब कांग्रेस लगभग टूटने वाली थी, तब उनके नाम पर ही सब राजी हुए और विभाजन टल गया। ये कैसे हुआ? हाँ, 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था वो बहुत ही नाजुक मोड़ पर था। कांग्रेस के अंदर जो नरम दल और गरम दल थे, हाँ, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, जी हाँ, उनके बीच मतभेद बहुत बढ़ गए थे। गरम दल वाले चाहते थे कि या तो तिलक अध्यक्ष बने या लाला लाजपत राय। नरम दल इसके लिए तैयार नहीं था। अच्छा। तो ऐसा लग रहा था कि बस अब कांग्रेस टूट जाएगी। ऐसे में दादाभाई नौरोजी अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम दोनों पक्ष मानने को तैयार थे। उनका वो विशाल व्यक्तित्व, उनकी निष्पक्षता, उनका सम्मान, उसी ने कांग्रेस को उस वक्त बिखरने से बचा लिया। ये उनके कद का सबसे बड़ा सबूत है, उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता का। ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली बात है। तो इसी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जिसकी अध्यक्षता फिर नौरोजी ने की, वो प्रस्ताव पास हुए स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। मतलब 1905 में चर्चा हुई स्वदेशी पर और 1906 में इसे बाकायदा अपना लिया, साथ में बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा भी। ये सिर्फ शब्द थे या इनका कोई गहरा मतलब था? नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये कांग्रेस की जो रणनीति थी उसमें एक बड़े बदलाव का इशारा थे। देखिए, स्वदेशी अपनाना मतलब सिर्फ अपने देश की चीजें इस्तेमाल करना नहीं था। हाँ। वो आत्मनिर्भरता का, स्वाभिमान का प्रतीक भी था। बहिष्कार का प्रस्ताव तो उससे भी एक कदम आगे था। कैसे? वो ब्रिटिश सामानों के साथ साथ ब्रिटिश संस्थानों का, उपाधियों का, इन सबके सक्रिय विरोध का आह्वान था। और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव, वो तो और भी क्रांतिकारी था। राष्ट्रीय शिक्षा? हाँ, मतलब ये कि हमें अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के पैरेलल, उसके समानांतर अपनी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली खड़ी करनी होगी जो भारतीय मूल्यों और जरूरतों पर आधारित हो। तो ये तीनों प्रस्ताव मिलकर एक तरह से अंग्रेजी शासन की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तीनों जड़ों पर चोट करने की कोशिश थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दादाभाई नौरोजी खुद तो नरम दल के ही नेता माने जाते थे। हाँ, सही। लेकिन उनकी अध्यक्षता में इन प्रस्तावों का पास होना ये दिखाता है कि गरम दल का प्रभाव कितना बढ़ चुका था कांग्रेस के अंदर। ये एक तरह का समझौता था, कह सकते हैं। नरम दल ने गरम दल की कुछ मुख्य मांगें मान ली ताकि एकता बनी रहे। समझौता। इन प्रस्तावों ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी, एक नई ऊर्जा दी। अब आंदोलन सिर्फ अर्जियों और ज्ञापनों तक सीमित नहीं रहने वाला था। अब वो जनभागीदारी और सक्रिय विरोध की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन ये एकता, जैसा कि अक्सर होता है, ज्यादा दिन टिकी नहीं। स्रोत हमें सीधे ले जाता है 1907 के सूरत अधिवेशन पर, जिसे सूरत विभाजन कहते हैं। हाँ, सूरत स्प्लिट। तो कलकत्ता में जो समझौता हुआ वो सूरत में टूट गया। अध्यक्ष पद को लेकर फिर झगड़ा हुआ। नरम दल रासबिहारी घोष को चाहता था, गरम दल लाला लाजपत राय को। आखिर हुआ क्या? 1 साल पहले जो एकता बनी थी वो क्यों बिखर गई? देखिए, 1906 का समझौता जो था वो एक तरह का, कह लीजिए, अस्थायी युद्ध विराम जैसा था। अच्छा। दोनों गुटों के बीच जो बुनियादी मतभेद थे वो तो बने ही हुए थे। नरम दल, जिसके नेता गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे लोग थे, वो अब भी संवैधानिक तरीकों में, अर्जियों में, ब्रिटिश न्याय में विश्वास रखते थे। वो धीरे धीरे सुधार चाहते थे। ठीक है। दूसरी तरफ गरम दल था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल? हाँ, लाल बाल पाल।
उनका मानना था कि स्वराज मांगने से नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा। वो बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और जरूरत पड़े तो सीधी कार्रवाई के पक्ष में थे। तो ये सिर्फ तरीकों का फर्क था या लक्ष्य भी अलग थे? लक्ष्य तो देखिए आखिरकार दोनों का स्वराज ही था, लेकिन उसकी परिभाषा क्या हो और उसे पाने का रास्ता क्या हो, इस पर फर्क था। गरम दल अब पूर्ण स्वराज की बात करने लगा था, जबकि नरम दल अभी भी स्वशासन चाहता था, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही। ये बड़ा फर्क है। हाँ, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में ये मतभेद एकदम खुलकर सामने आ गए। अध्यक्ष पद का चुनाव तो बस एक बहाना बन गया। नरम दल को डर था कि अगर गरम दल का नेता अध्यक्ष बन गया तो कांग्रेस पूरी तरह उनके कंट्रोल में चली जाएगी और फिर सरकार का दमन बढ़ेगा। और गरम दल को क्या लगता था? गरम दल को लगता था कि नरम दल वाले आंदोलन को आगे बढ़ाने से हिचक रहे हैं, डर रहे हैं। तो फिर सूरत में हुआ क्या? स्रोत कहता है कि बड़ा नाटकीय विभाजन हुआ। हाँ, सूरत में माहौल बहुत ही ज्यादा तनाव वाला था। जब अधिवेशन शुरू हुआ और अध्यक्ष पद के लिए रास बिहारी घोष का नाम सामने आया तो गरम दल के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप होने लगे, बात बढ़ती गई और स्थिति इतनी बिगड़ी कि मंच पर अव्यवस्था फैल गई। कहा जाता है कि मारपीट की नौबत आ गई, जूते फेंके गए। अरे बाप रे। हाँ, आखिरकार अधिवेशन को स्थगित करना पड़ा। बाद में नरम दल ने अपना अलग सम्मेलन किया, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष चुना और गरम दल को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। तो कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई? जी, और ये भारतीय राष्ट्रवाद के लिए उस वक्त एक बड़ा झटका था। आंदोलन कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गया। हाँ, तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि गोखले संगठन बना रहे हैं, नौरोजी जैसे बड़े नेता एकता की कोशिश कर रहे हैं, इतने अहम प्रस्ताव पास हो रहे हैं, और फिर भी नतीजा विभाजन। ये जो दौर था 1905 से 1907 तक का, यह हमें भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास के बारे में क्या सिखाता है? ये जो नेतृत्व, विचारधारा और जमीनी कार्रवाई के बीच की खींचतान थी, इसका क्या मतलब निकाले हम? हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दौर दिखाता है कि राष्ट्रवाद का विकास कोई सीधी लाइन में नहीं होता। सही बात है। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसमें अलग अलग विचार, अलग अलग रणनीतियां, अलग अलग व्यक्तित्व, ये सब टकराते हैं। गोखले का सोसाइटी बनाना दिखाता है कि आंदोलन को संगठित लगातार चलाने की जरूरत महसूस हो रही थी। हाँ। नौरोजी का तर्द और उनकी कोशिशें बताती हैं कि एकता बनाए रखने का प्रयास भी जोरों पर था। 1906 के प्रस्ताव दिखाते हैं कि आंदोलन अब ज्यादा आक्रामक तरीके अपनाने को तैयार हो रहा था, और सूरत का विभाजन वो दिखाता है कि विचारधारा और रणनीति पर कितने गहरे मतभेद थे, जिन्हें सुलझाना आसान नहीं था। तो क्या ये विभाजन सिर्फ एक नेगेटिव घटना थी या इसने आगे के लिए कोई पॉजिटिव भूमिका भी निभाई? देखिए, तुरंत के लिए तो ये नेगेटिव ही था। कांग्रेस कमजोर हुई, अंग्रेज सरकार को गरम दल के नेताओं पर कार्रवाई करने का बहाना मिल गया, जैसे तिलक को जेल भेज दिया गया। हाँ। लेकिन अगर दूर की सोचें तो इस दौर ने भारतीय राजनीति की आगे की दिशा तय की। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, ये विचार और तरीके आंदोलन का एक स्थायी हिस्सा बन गए। नरम दल और गरम दल का ये जो संघर्ष था, ये दिखाता है कि आजादी पाने के तरीकों पर कितना गहरा मंथन चल रहा था। मंथन? भले ही वो अलग हो गए, लेकिन दोनों ने अपने अपने तरीके से राष्ट्रवाद की भावना को जिंदा रखा। और आगे चलकर जब गांधी जी आए तो उन्होंने इन दोनों धाराओं के तत्वों को, नरम दल की नैतिकता और गरम दल की जुझारू प्रवृत्ति को मिलाकर एक ज्यादा बड़ा और असरदार आंदोलन खड़ा किया। अच्छा, तो ये समझना जरूरी है। हाँ, इसलिए इन शुरुआती सालों के संघर्षों को, बहसों को, विभाजनों को समझना बहुत जरूरी है। ये आज भी भारत के राजनीतिक विमर्श को, इतिहास को समझने की एक कुंजी है। बिल्कुल। तो हमने आज की इस बातचीत में देखा कि कैसे 1905 से 7 का ये छोटा सा दौर भी भारतीय राष्ट्रवाद के लिहाज से कितना ज्यादा घटनापूर्ण था। हमने गोखले के योगदान को समझा, खासकर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और बनारस अधिवेशन, दादाभाई नौरोजी का वो असाधारण कद, उनकी उपलब्धियां और 1906 में कांग्रेस को जोड़ने में उनकी भूमिका। फिर 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में वो अहम प्रस्ताव, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, और आखिर में 1907 का सूरत विभाजन, उसके कारण और उसका महत्व। जी। और जाते जाते एक विचार शायद छोड़ा जा सकता है, जो स्रोत के विषयों से ही जुड़ा है पर हमें थोड़ा आगे सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, बताइए। वो है किसी भी बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान नेतृत्व की प्रकृति। ये जो नरम दल और गरम दल के बीच के मतभेद हमने देखे, ये सवाल उठाते हैं कि किसी बड़े और विविध आंदोलन में
एकता बनाए रखना ज्यादा जरूरी है या फिर अलग-अलग रणनीतियों और विचारों को भी जगह देना, भले ही वो एक दूसरे के विरोधी क्यों ना हो? ये तो मुश्किल सवाल है। हाँ। क्या वैचारिक विविधता और रणनीति पर खुली बहस आंदोलन को अंदर से मजबूत करती है या उसे बिखेर देती है? सूरत का विभाजन एक नतीजा था, लेकिन ये सवाल हमें